हेलो नमस्कार दोस्तों, के आर पवार साइंस स्टूडियो चैनल पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में कोशिका की कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे उससे पहले मैं आपका थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा? कोशिका। कोशिका कौन सा चल रहा था? कोशिका अर्थात सेल। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका क्या कहलाती है दोस्तों? कोशिका। कोशिका कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ये अपन ने जाना। अच्छा, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है दोस्तों? कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक। समूह क्या कहलाता है? उत्तक। क्या कहलाता है? उत्तक। और उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक। और उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। अच्छा, कोशिका विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? पितामह किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक। किसको? रॉबर्ट हुक। इसने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। इसके बाद में अपन ने जाना भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? A.K. शर्मा। A.K. शर्मा अर्थात अरुण कुमार शर्मा। यहाँ तक अपन ने जाना। यहाँ तक अपन ने जाना। इसके बाद में अपन ने देखा कि जीवित कोशिका तथा मृत कोशिका की खोज किसने की। इसके बाद में अपन ने जाना मृत कोशिका की खोज किसने की। इसके यहाँ तक भी अपन ने जान लिया था, है ना। इसके बाद में मृत कोशिका की खोज किसने की? मृत कोशिका की खोज किसने की, ये जाना। मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। हमने जाना कि कौन सी सन में की? 1665 में। 1665 में। किस में की? पेड़ की छाल में। पेड़ की छाल में। पेड़ की छाल में। और पादप का क्या नाम था? कुबेरकश। कुबेरकश शुगर नामक पादप ने थी। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया कौन सी लिखी थी? माइक्रोग्राफिया। ये किसकी पुस्तक थी? रॉबर्ट हुक की। इसने खोज कब की थी? 1665 में। इसके बाद में अपन ने जाना जीवित कोशिका की खोज किसने की। इसके बाद में अपन ने जाना जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटी वॉन लीeuwenhoek ने। किसने की थी भाई? एंटी वॉन लीeuwenhoek ने। एंटी वॉन लीeuwenhoek ने। दोस्तों, इतनी स्पीड से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये अपन ने पिछली कक्षाओं में जान ली थी इनके बारे में जानकारी। रोबोट एंटी वॉन लीeuwenhoek ने कब की थी? 1674 में। कब की थी? 1674 में। इसी को क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पितामह। जीवाणु विज्ञान का पितामह है। किसको कहा जाता है? एंटी वॉन लीeuwenhoek को। क्योंकि इसने जीवाणु में क्या खोजी थी? कोशिका खोजी थी। जीवाणु में क्या खोजी थी? कोशिका। क्या खोजी थी? जीवाणु में कोशिका। इसी को शुक्राणु की खोजकर्ता भी कहा जाता है। शुक्राणु की खोजकर्ता भी कहा जाता है इसको। इत्यादि हमने जानकारी
जुटाई थी। अर्थात जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोइन लीeuwenhoek ने। इसके बाद में अपन ने कोशिका सिद्धांत के बारे में जाना था। किसके बारे में? कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत किसने कहा? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने। स्लाइडन एवं स्वान ने क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। उसके अंतर्गत क्या बताया? उन्होंने कहा कि सभी सजीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। सभी सजीव किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। लेकिन उनमें उनके सिद्धांत में एक कमी थी। उनके सिद्धांत में एक कमी थी। उनके सिद्धांत में एक कमी थी। क्या कमी थी? उन्होंने यह सिद्ध नहीं कर पाया कि कोशिका आई कहां से। यह सिद्ध नहीं कर पाया कि ये कोशिका आई कहां से है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया भाई? स्लाइडन एवं स्वान ने। स्लाइडन एवं स्वान ने किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान ने। इन्होंने कहा, क्या कहा? कि सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। क्या कहा है इन्होंने? कि सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि दोस्तों रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए क्या अपने स्थायी बना रहे ज्ञान। लेकिन इसकी कमी क्या थी? कमी क्या थी? इन्होंने सिद्ध नहीं कर पाया कि कोशिकाएं कहां से आती हैं। कोशिकाएं कहां से आती हैं? कहां से आती हैं? कोशिकाएं कहां से आती हैं? ये इसमें कमी थी। इसके बाद में कौन आया? इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आया। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आया जिन्होंने बताया, रुडोल्फ विर्चोव। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव। इसने इसके सिद्धांत की कमी की दूर की। इस सिद्धांत की कमी को दूर किसने किया? रुडोल्फ विर्चोव ने। इसने कहा कि सभी कोशिकाएं सभी कोशिकाएं अर्थात नवीनतम कोशिकाओं की उत्पत्ति। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। यह जाना, सभी कोशिकाएं अर्थात नवीनतम कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। इतना भी अपन ने जान लिया था। डस्टर कहाँ पे गया अपना? इतना भी अपन ने जान लिया था। किसने कहा? ये रुडोल्फ विर्चोव ने। इसको रुडोल्फ विर्चोव को ही आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक भी कहा जाता है। इसको रुडोल्फ विर्चोव ने। लेकिन अपन ने देखा कि कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद था। कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद था। वो कौन सा था भाई? वायरस। कौन था? वायरस। क्योंकि ये क्या होता है? ये जब तक शरीर के बाहर रहता है तब तक तो निर्जीव होता है और ना ही इसका कोशिकांग होता है। जब तक यह शरीर के बाहर होता है, कौन? वायरस। कौन? वायरस। जब तक शरीर के बाहर होता है क्या? वायरस। ये क्या है? अपवाद है। किसका? कोशिका सिद्धांत का। कोशिका सिद्धांत का। कोशिका सिद्धांत का क्या है? ये अपवाद है दोस्तों। इसलिए अपन जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है और विस्तार से जानने के लिए आप हमारी पिछली क्लास देख सकते हैं।
तो ये क्या था, कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन था, वायरस। कौन था, वायरस। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। इसका पितामह कौन था, इसका पितामह कौन था, इवोनस्की। इवोनस्की, जो कि अपन ने वायरोलॉजी तो क्या था, फर्स्ट क्लास में जाना था। और इवोनस्की कौन था, पितामह था। अच्छा, ये क्या है, अपवाद है। ये क्या है, अपवाद है, क्योंकि इसमें सजीव तथा निर्जीव के गुण पाए जाते हैं। सजीव तथा निर्जीव, निर्जीव के गुण पाए जाते हैं। हमने बताया कि जब तक ये सजीव के बाहर रहता है, क्या होता है, ये बाहर होता है, तब तक तो इसमें सजीव का गुण पाया जाता है। और जब ये शरीर के अंदर बाहर रहता है, जब तो निर्जीव का गुण पाया जाता है। और जब ये शरीर में अंदर प्रवेश कर जाता है तो इसमें सजीव का गुण विद्यमान हो जाता है। इसलिए इसे सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। वायरस को क्या कहा जाता है, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसके बाद में अपन ने देखा पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी कौन है, युगलिना। कौन है, युगलिना। इसके बाद में अपन ने जाना सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी कौन है, सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी कौन है, आर्कियोपटेरियस। कौन है, आर्कियोपटेरियस। इसके बाद में अपन ने जाना सरीसृप तथा स्तनधारियों के बीच की कड़ी कौन है, प्लेटिपस। प्लेटिपस क्या है, एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो कि अंडे देता है। क्या है, अंडे देता है। अपन ने जाना इसके बाद में जीवाणु तथा विषाणुओं के बीच की कड़ी कौन है, कौन है, जीवाणु तथा विषाणुओं के बीच की कड़ी कौन है, रिक्रेट्सिया। कौन है, रिक्रेट्सिया। इसके बाद में अपन ने और भी बहुत सी चीजें जानी। इससे क्या है, एक अपन ने जानी थी कवक तथा शैवाल के बीच की कड़ी क्या है, लाइकेन। क्या है, लाइकेन। दोस्तों, ये लाइकेन है ना, पर्यावरण प्रदूषण का सूचक भी होता है। क्या पूछा गया था एक बार, किसमें पूछा गया था, वीडियो एग्जाम में आया था कि लाइकेन क्या है। और ये आरएएस में पूछा गया था, आरएएस 2021 में पूछा गया था कि लाइकेन क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का सूचक है ना। तो अपन इंक डाल लेते हैं थोड़ा, है ना दोस्तों। क्या है कि अपने मार्कर में इंक थोड़ी खत्म हो रही है, कल वाली थी तो मैंने देखा नहीं कि इसमें इंक खत्म हो सकती है, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी पिछली क्लास, आप उस पर कमेंट्स ज़रूर करके बताएं, है ना दोस्तों। अच्छी लगी तो अच्छे कमेंट्स करना, अगर आपको बैड भी लगी तो बैड भी बताना, उसमें कुछ कमियां बताना। जो भी आपको कमी महसूस हुई होगी उस कमी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में अपन ने जाना कि सब शरीर की सजीवों में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है। इसके बाद में अपन ने क्या जाना, सजीवों में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, वो है शुतुरमुर्ग के अंडे में। उसको क्या कहा जाता है, शुतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग के अंडे में सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है, या हम कह सकते हैं कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, शुतुरमुर्ग के अंडे में। संसार की सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, माइकोप्लाज्मा में। ये क्या है, जीवाणु है। फिर उसके बाद में अपन ने जाना कि मानव में, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, वो अंडाणु में। किसमें पाई जाती है, अंडाणु में। इसके बाद में अपन ने जाना था मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है भाई, वो है स्पर्म अर्थात शुक्राणु में पाई जाती है। इसके बाद में अपन ने जाना कि मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका किसमें पाई जाती है भाई, मैंने कल भी बताया था आपको, बड़ी और लंबी में काफ़ी अंतर होता है ना। तो सबसे लंबी कोशिका किसमें पाई जाती है, तंत्रिका तंत्र में। किसमें पाई जाती है, तंत्रिका तंत्र में। इसके बाद में अपन ने जाना पादपों में सबसे लंबी कोशिका किसमें पाई जाती है, रेमीफाइबर में। किसमें पाई जाती है, रेमीफाइबर। रेमीफाइबर क्या है, एक शैवाल है। पादपों में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है भाई, एसिटोबुलेरिया में। किसमें पाई जाती है, एसिटोबुलेरिया में। इसके बाद में अपन ने जाना कि पादपों में सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है भाई, माइक्रोसिस्टम में। किसमें पाई जाती है, माइक्रोसिस्टम में। तो ये अपन ने जाना। इसके बाद में अपन ने कुछ इकाइयां जानी थी। क्या जानी थी, इकाइयां जानी थी। इकाइयां यानी कि जैसे शरीर की, इससे पहले जाननी थी लेकिन बट क्या है,
की इकाइयाँ यानी कि सजीव यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। ऐसे ही हमने जाना कि तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन्स। क्या होती है? न्यूरॉन्स। और इसके बाद में अपन ने जाना श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिकाएं। क्या होती हैं? कोशिकाएं। इसके बाद में अपन ने जाना वर्कक की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? क्या होती है? वर्कक यानी किडनी, इंग्लिश में बोले तो किडनी। किडनी की क्या होती है? नेफ्रॉन्स। क्या होती है? नेफ्रॉन्स। ये सभी अपने पिछली कक्षा में जाना था। आज हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम सामान्य कोशिका का सामान्य प्रारूप बना रहे हैं, तो आप समझने का प्रयास करें। फिर इसके बाद में अपन जानेंगे पादप तथा जंतु कोशिका। तो सामान्य प्रारूप मान लेते हैं, थोड़ी देर कल्पना करके। ये क्या है भाई? ये एक कोशिका है। क्या है? कोशिका है। कोशिका के बीच में क्या है? एक केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक है। केंद्रक। ये मान लो आप कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली है। क्या है भाई? कोशिका झिल्ली, जिसको हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद में एक और होती है कोशिका भित्ति। ये क्या है? सामान्य प्रारूप है कोशिका का। समझने का प्रयास करना थोड़ी देर दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। सामान्य प्रारूप से अपन समझेंगे। ये क्या था भाई? केंद्रक था। और इसी में एक क्या होती है? केंद्रिका भी होती है भाई। लेकिन आप थोड़ा फोकस करें केंद्रक पर। थोड़ी देर किस पे फोकस करेंगे? केंद्रक पर। अच्छा, जो ये बाहरी परत दिख रही है, ये क्या है भाई? जो कोशिका झिल्ली से बाहर है वो क्या है? कोशिका झिल्ली से बाहर हो क्या है? कोशिका भित्ति। क्या है भाई? कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि दीवार। क्या है? दीवार, सेल वॉल। ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियक है ना। अच्छा, इसके अंदर यानी कि जो केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य कुछ पदार्थ होता है, द्रवित पदार्थ होता है। केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य कुछ द्रवित पदार्थ होता है। ये क्या है भाई? इसको मान लो आप थोड़ी देर के लिए, क्या है ये? संपूर्ण क्या है? केंद्रक है। और केंद्रक के चारों ओर और कोशिका झिल्ली के मध्य, केंद्रक के चारों ओर तथा कोशिका झिल्ली के मध्य जो पदार्थ, द्रवित पदार्थ होता है, उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। ये क्या है भाई? कोशिका द्रव्य। अब देखो, ये कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य है। इसके अंदर कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं। सभी कोशिकांग किस में पाए जाते हैं भाई? सभी कोशिकांग किस में पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या पाया जाएगा? राइबोसोम। और क्या पाया जाएगा? राइबोसोम। विस्तृत अध्ययन तो हम बाद में पढ़ेंगे इनके बारे में। और क्या पाया जाएगा? तारक काय। तारक काय। और क्या पाया जाएगा? रिक्तिकाएं। क्या पाया जाएगा? रिक्तिकाएं। और क्या पाया जाएगा? हरित लवक। थोड़ी देर के लिए, डिफरेंस अपन बाद में समझेंगे। सामान्य प्रारूप बता रहे हैं अपन। हरित लवक। क्या है? हरित लवक। तारक काय, राइबोसोम, रिक्तिकाएं, हरित लवक और एक क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम। तो इधर समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एक केंद्रक में जो द्रव्य पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? केंद्रक में जो द्रव्य पदार्थ होता है, केंद्रक में क्या होता है? द्रव्य पदार्थ। द्रव्य पदार्थ क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव्य। क्या कहलाता है भाई? केंद्रक द्रव्य। तो इधर सामान्य प्रारूप था। ये क्या था? सामान्य प्रारूप।
इधर लिख देते हैं अपन साइड में सामान्य प्रारूप, कोशिका का सामान्य प्रारूप। आप भी बना लेना भाई समझने के लिए, सबसे डिफरेंट पढ़ा रहे हैं अपन। कोशिका का सामान्य प्रारूप। आकार मत मान लेना भाई, ये तो सामान्य बात है। कोशिका का सामान्य प्रारूप या प्रतिरूप कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं? ये प्रारूप या प्रतिरूप, काल्पनिक है ना। तो हम कहेंगे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच, केंद्रक के मध्य कौन सा पदार्थ पाया जाता है? हम कह सकते हैं जो ये केंद्रक है, क्या है? केंद्रक। और जो ये कोशिका झिल्ली है, कौन सी कोशिका झिल्ली? ये क्या है? कोशिका झिल्ली। आपको दो वर्त दिख रहे होंगे, दो लाइनें दिख रही होगी। उसमें से अंदर की जो लाइन है, यानी कि जो यहाँ तक की दूरी है, इसके मध्य जो पदार्थ भरा होता है, कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य जो द्रव पदार्थ होता है, उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य जो पदार्थ पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। एक बार पूछा गया था कि सभी कोशिकांग किस में उपस्थित होते हैं? किस में उपस्थित होते हैं? कोशिका द्रव्य में। किस में उपस्थित होते हैं? कोशिकांग किस में उपस्थित होते हैं भाई? कोशिकांग, यानी कि कोशिकांग में जो उपस्थित छोटे छोटे अंग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कोशिकांग। समस्त कोशिकांग किस में उपस्थित होते हैं? कोशिका द्रव्य में। समस्त कोशिकांग किस में उपस्थित होते हैं भाई? कोशिका द्रव्य में। अच्छा, जो केंद्रक में जो द्रव पदार्थ भरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक में जो पदार्थ भरा होता है, लिक्विड रूप में भरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, यानी केंद्रक में जो द्रव पदार्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। ठीक तो रहा होगा ना आपको? केंद्रक द्रव्य। अच्छा, हम कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली के बाहर जो एक और दीवार होती है, उसको क्या कहते हैं भाई? एक और जो दीवार होती है, ये तो क्या थी? ये कोशिका झिल्ली है। ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। दोस्तों समझने का प्रयास करना थोड़ा। जो ये अंदर दिख रही है आपको ग्रीन कलर की, ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। जो इसके बाहर जो दिख रही है, पूछा जाता है हमेशा, यानी कि जो कोशिका झिल्ली है, उसके जो बाहर दीवार है, उसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। ये क्या करती है? कोशिका भित्ति का दूसरा नाम क्या है भाई? ये विस्तार से आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विस्तार से आगे पढ़ेंगे। यहाँ भी बता देते हैं, इसको पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण पारगम्य झिल्ली। वैसे तो विस्तार से पढ़ने वाले हैं अपन इनके बारे में, थोड़ी देर हमने बताया आपको। तो पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य जो द्रव पदार्थ पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। कभी कभी पूछा जाता है केंद्रक में जो द्रव पदार्थ भरा होता है, केंद्रक के नाम से आपको समझ आना चाहिए, उसके अंदर जो द्रव पदार्थ होता है, केंद्रक द्रव्य। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि समस्त कोशिकांग, फॉर एग्जाम्पल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, हरित लवक इत्यादि किस में पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। पूछा जाता है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राइबोसोम कहाँ उपस्थित होता है,
राइबोसोम कहाँ उपस्थित होता है? तो बताना है हमको कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। अपना मेन टारगेट था कोशिका द्रव्य कहाँ होता है, केंद्र तथा कोशिका झिल्ली के मध्य क्या पाया जाता है। तीसरी बात, कोशिका झिल्ली के जो बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। ये क्या होती है, मजबूती प्रदान करती है पादपों में, पादपों में क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है। जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो हम आगे जानेंगे इनके बारे में। तो इतना आपको सबको समझ आया? बिल्कुल समझ आना भी चाहिए। जैसे कोशिका केंद्रक है, कोशिका का केंद्रक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक केंद्रिका और पाई जाती है भाई, उसके बारे में अपन आगे जाने। क्या पाई जाती है, केंद्रिका भी पाई जाती है। तो इतना समझ लिया, फोटो ले सकते हो आप इसकी आराम से, है ना। तो इससे आगे अपन जानते हैं, अपन जानेंगे जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका, इन दोनों में डिफरेंट क्या है ना। मिटा दें, चलो ठीक है मिटा दें। समझ तो आ रहा होगा ना आपको, समझ आ रहा है। बेसिक इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, समझ में आना ही चाहिए आप, है ना। अपन है ना इनके बारे में विस्तार से एक एक अंग के बारे में जानेंगे, क्योंकि अपनी जो कोशिका है ना दोस्तों, इसके अंदर अपन को लगभग लगेंगी 3 से 4 क्लासें। दूसरी क्लास अपनी लगभग 4 क्लासों में अपन संपूर्ण कोशिका के टॉपिक को पढ़ लेंगे, और चौथी क्लास में तो अपन इसका बिना देखे रिवीजन भी कर लेंगे, है ना। क्या ये ग्रीन है ना, इंक है, वो थोड़ी ज़्यादा वो ठोस है, ठोस तो क्या है, मजबूत है, पकड़ मजबूत है इसकी, मिटाने में काफ़ी समस्या होती है दोस्तों। अपना ही जो बोर्ड है वो एक ऐसा ही स्मार्ट, छोटा सा स्मार्ट है लेकिन अच्छा लगता है ना। देखो मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ज्ञान कहाँ से भी मिले, लेकिन उसको अर्जित करना चाहिए आपको, है ना। कि कहते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले वो तो और बात है, क्या कहते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले वो तो और बात है, लेकिन अपन संघर्ष ही ना करें, मेहनत ही ना करें, ये गलत बात है। तो अपना क्या है, अपने हाथ में संघर्ष करना और मेहनत करना है। लेकिन कहते हैं कि मेहनत करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा, रिजल्ट अवश्य आएगा, है ना। तो अपनी आप है ना हमेशा एक बात हमेशा याद रखना, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। पॉजिटिव थिंकिंग दिस पॉजिटिव रिजल्ट, अर्थात हमारी थिंकिंग सकारात्मक होगी तो परिणाम में क्या मिलेगा, सकारात्मक मिलेगा। अपन जानेंगे पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर क्या है। ब्लैक का ज़्यादा यूज लेंगे क्योंकि वो मिटाने में समस्या आती है अपन को ना। पादप कोशिका, पादप कोशिका, आज अपना टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। इससे पीछे चला था वो भी टॉपिक स्टार्ट था, लेकिन मेन टारगेट ये है अपना, है ना। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। अपन थोड़ी देर के लिए इसमें चित्र भी बनाएंगे, है ना, समझने का प्रयास करना आप। अपने वहाँ है ना चित्र तो नहीं बनवाते, लेकिन फिर भी अपन चित्र बनाएंगे इसमें, है ना। तो पादप कोशिका का चित्र होता है, पादप कोशिका का सामान्यतः ऐसा चित्र होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। जबकि जंतु कोशिका का कैसा होता है, ऐसा होता है। समझने का प्रयास करना, कैसा होता है जंतु कोशिका का, ऐसा होता है, समझने का प्रयास करना। अपन को क्या है वहाँ डायग्राम नहीं पूछता है कि आप यहाँ पर चित्र बनाए, चित्र बनाओ, उसमें आपको 10 में से 10 मिलेंगे। अपन को सिर्फ समझना है इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो ये जो पादप कोशिका है ना, इसमें क्या होता है, केंद्रक परिधि की ओर होता है। क्या होता है, केंद्रक परिधि की ओर होता है। ये क्या है, केंद्रक, केंद्रक। इसमें क्या होता है,
एक होता है इसमें हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक क्या पाया जाता है? हरित लवक। क्योंकि पादप क्या करते हैं? पादप हरित लवक से ही अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बनाते हैं, इसलिए पादपों को क्या कहते हैं? स्वयंपोषी कहते हैं। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, इंग्लिश में कहे तो क्या? क्लोरोप्लास्ट, है ना भाई? कभी कभी पढ़ाएंगे आपको, लवक भी पढ़ाएंगे। लवकों से क्या होता है? रंग प्रदान होता है। इसके अंदर क्या होता है? रिक्तिकाएं थोड़ी बड़ी पाई जाती हैं। क्या होती हैं? रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं। रिक्तिकाएं में क्या होता है? इसमें जल का संचय होता है। क्या होता है? जल का संचय होता है। जल संचय किसमें होता है दोस्तों? रिक्तिकाओं में। किसमें होता है जल का संचय? क्योंकि देखो, मनुष्य होता है वो तो क्या कर देता है? पानी उठा के पी लेता है। लेकिन आप सोचो थोड़ी देर के लिए, कल्पना कीजिए, पादप क्या उठा के पिएंगे? इसलिए क्या करते हैं? ये अपना जल का संग्रहण करते हैं। किसके अंदर करते हैं? रिक्तिकाओं में। रिक्तिकाओं में क्या करते हैं? जल का संग्रहण करते हैं। तो जल संचय किसमें होता है? रिक्तिकाओं में। और इसके अंतर्गत और क्या पाया जाता है? और इसमें राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। और भी बताएंगे, इनमें डिफरेंस लिखवा देंगे आपको। मेन चीज देखना है। अच्छा, ये क्या है अपनी जंतु कोशिका? जंतु कोशिका में क्या होता है? केंद्र के बीचों बीच पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या होता है? केंद्र के बीच में पाया जाता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसकी रिक्तिकाएं क्या होती हैं? छोटी होती हैं। क्या होती हैं? रिक्तिकाएं छोटी होती हैं। रिक्तिका का आकार कैसा होता है? छोटा। अच्छा, रिक्तिका क्या होती है? छोटी होती है। इसमें भी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसमें भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़े बहुत लिख रहे हैं अपन, कोशिका में सबके सब नहीं लिख रहे, अपन को अंतर देखना है। माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ये क्या है? ये क्या है? कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। इसके बाद जो है वो क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। पादपों में है ना, कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती हैं भाई। क्या है? दोनों पाई जाती हैं। समझने का प्रयास करना है ना। अच्छा, इसमें क्या है? ये सबसे बाहरी क्या है? कोशिका झिल्ली। क्या? कोशिका झिल्ली। और इसमें क्या है? ये जो आपको स्टार के समान दिख रहा है ना भाई, ये क्या है? तारकाय। क्या है? तारकाय। अच्छा, जंतु कोशिका में आपको तारकाय भी दिख रहा होगा। और इसमें क्या है भाई? और देखेंगे अपन। अब नीचे अपन मानते हैं, पार्ट में बांट देते हैं। ये तो थोड़ा सामान्य चित्र समझ लेना। अब अपन इसमें देखेंगे विभिन्नताएं क्या क्या होती हैं। पादप कोशिका में क्या पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो अपन क्रमश संख्या डाल देते हैं भाई। 1 नंबर, पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? हरित लवक। यहाँ अपन ये डाल देते हैं, उपस्थित और अनुपस्थित, है ना। हरित लवक, इधर का पार्ट आप समझ जाना भाई, पादप कोशिका का हरित लवक। हरित लवक। अब देखो, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, तो हम लगा देंगे सही का चिन्ह भाई। पाया जाता है, इसमें क्या है? अनुपस्थित। अच्छा, दूसरी डिफरेंस, इसमें तारक काय
क्या होता है भाई, अनुपस्थित होता है, और इसमें पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि तारा कौन देख सकता है, मनुष्य देख सकता है। याद रखने की बात है भाई, ये हर कोई नहीं बताएगा आपको। तारा कौन देख सकता है, मनुष्य देख सकता है। पादप देख सकते हैं क्या, नहीं। तो इसलिए क्या है, पादपों में तारकाई अनुपस्थित होता है, जबकि तारकाई सबसे बड़ी बात है भाई, तारकाई किसमें, जंतु कोशिका में पाया जाता है। तीसरी बात, इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति शॉर्टकट में लिख देते हैं भाई, लाघव चिन्ह लगा देते हैं, हिंदी में इसको लाघव चिन्ह कहते हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। चौथी बात भाई, चौथी बात, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है भाई। ये देखो भाई, क्या, कोशिका झिल्ली। अच्छा, जो ये कोशिका भित्ति होती है भाई, बाद में पढ़ेंगे, है ना, लेकिन यहाँ लिखवा देते हैं। कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, ये किसकी बनी होती है भाई, सेलुलोज की। विस्तार से आगे बढ़ेंगे, सेलुलोज की, है ना। ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड्स एवं प्रोटीन की, फास्फोलिपिड्स एवं प्रोटीन की, किससे मिलकर बने थे। अच्छा, पांचवी बात, जो ये पादप कोशिका होती है, इसमें भोजन, भोजन किसके रूप में संचित होता है भाई, स्टार्च के रूप में संचित। भोजन संचित किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, या हिंदी में कहें तो मंड के रूप में, और इसमें ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, किसके रूप में होता है भाई, ग्लाइकोजन के रूप में। जंतुओं में भोजन किसके रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। अच्छा, छठवीं बात, 6 नंबर की बात आती है अपनी, केंद्र कहाँ होता है भाई, ये भी बात इंपॉर्टेंट है भाई। केंद्र कहाँ होता है, इसमें होता है, कौन सी है भाई, पादप कोशिका। तो इसमें क्या होता है, परिधि की ओर होता है भाई। केंद्र कहाँ होता है, परिधि की ओर। देखो और में भाई कितने डंडे आए हैं, एक। और इसमें कहाँ होता है, मध्य में होता है। कहाँ होता है, मध्य में होता है। अच्छा, इतना समझ आ गया आपको। और देखो एक बात और है भाई, क्या, केंद्र इसमें मध्य में, इसमें परिधि की ओर। भोजन संचित होता है स्टार्च के रूप में, इसमें ग्लाइकोजन के रूप में। कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड्स एवं प्रोटीन की बनी होती है, तो दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तारक काय पाया जाता है, इसमें अनुपस्थित होता है पादप कोशिका में। तारे कौन देख सकता है भाई, मनुष्य, इसलिए तारक काय किस में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में। हरित लवक। अच्छा, एक और बच गया अपना, रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं अपन यहां से कर लेते हैं, रिक्तिकाएं, ये 7वां टॉपिक, 7वां पॉइंट है भाई अपना, रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं क्या होती हैं, इसमें क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं, और इसमें छोटी होती हैं। इनमें होता क्या है, जल का संचय। मैंने बताया ना, जल संचय। यहां तक अपने दोनों में अंतर पड़ा, क्या, दोनों में अंतर पड़ा कि पादप कोशिका में रिक्तिकाएं क्या होती हैं, बड़ी होती है, जबकि इसमें छोटी होती है। रिक्तिकाओं का क्या काम है, जल का संचय करना। तारक काय पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। चौथी बात अपन ने, तीसरी बात अपन ने जानी, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जो कि पादपों में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। चौथी बात, कोशिका झिल्ली दोनों में उपस्थित होती है, जो किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड्स एवं प्रोटीन की। पांचवी बात, भोजन संचित पादपों में किसके रूप में होता है, स्टार्च या मंड के रूप में, और इधर छोटी
ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें उपस्थित होता है? जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। छठी बात अपन ने देखी, केंद्रक पादप कोशिका में परिधि की ओर, क्योंकि रिक्तिकाएं बड़ी होती है जिस कारण से इसको परिधि की ओर खिसकना पड़ता है। और जंतु कोशिका में मध्य में पाई जाती है रिक्तिकाएं। रिक्तिकाओं का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जल का संचय करना। इतना आपने जान लिया दोस्तों। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं, है ना। मिटा दें इतना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पक्की बात है। अंतर भी अपन ने अच्छे से समझ लिया, है ना। अब अपन है ना कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में जानेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। समझ तो आ रहा होगा ना आपके? बताना कमेंट्स में नीचे कि समझ आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है अच्छे से, है ना। आ रहे हैं दोस्तों, है ना। अच्छा दोस्तों, आगे जानते हैं अपन, है ना। अंतर अपन ने जान लिया, है ना। तो अपन जानेंगे अब क्या है कोशिका भित्ति। जब अपन जान रहे थे किसमें पाई जाती है अपनी कोशिका भित्ति, समझ तो गए होंगे हम। किसमें पाई जाती है कोशिका भित्ति? किसमें पाई जाती है? सिर्फ पादपों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है कोशिका भित्ति? कोशिका भित्ति। बोल तो नहीं हो रहे दोस्तों। कोशिका भित्ति, इसको क्या क्या बोलते हैं? इसको पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। हिंदी में कहें तो पारगम्य झिल्ली, पारगम्य पारगम्य भित्ति। क्या बोलते हैं? पारगम्य भित्ति, पारगम्य भित्ति। और दूसरा नाम इसका क्या है? इंग्लिश में कहें तो सेल वॉल। अपन कह सकते हैं कि दोस्तों ये क्या होती है? एक दीवार होती है। क्या होती है? दीवार होती है। अर्थात यह केवल किस में पाई जाती है? केवल पादपों में, केवल पादपों में पाई जाती है, पाई जाती है। इसको क्या है? इसका क्या कार्य है? इसका प्रमुख क्या कार्य है? पादपों की बाह्य आवरण से सुरक्षा करना, बाह्य आघातों से सुरक्षा करना। पादप को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करना, अर्थात कठोरता प्रदान करती है। क्या करती है? कठोरता प्रदान करती है। अच्छा दोस्तों, यह किससे मिलकर बनी होती है? यह सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। दोस्तों ये सेलुलोज है ना, हमारी प्रकृति में पाया जाने वाला सेलुलोज हमारी प्रकृति में सर्वाधिक कार्बन वाला पदार्थ होता है। कार्बन वाला पदार्थ होता है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है?
हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला अधिक मात्रा वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ होता है। यह कोशिका भित्ति होती है, जो पारगम्य भित्ति होती है या कोशिका भित्ति या सेल वॉल, ये क्या करती है? आकार प्रदान करती है। आकार प्रदान करती है। किसको? पादपों को। पादपों को, है ना दोस्तों? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी। क्या? कि पादपों को क्या करती है? निश्चित आकार प्रदान करती है। क्या? निश्चित आकार प्रदान करती है। तो यहाँ तक अपन ने जाना, है ना? पूर्ण पारगम्य भी बोल सकते हैं भाई इसको। पूर्ण पारगम्य झिल्ली या पारगम्य झिल्ली लिखा आ सकता है आपके सामने। तो अपन ने जाना कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? केवल पादपों में। यह सबसे महत्वपूर्ण अंतर पूछा जाता है हमेशा एग्जामों में। इंपॉर्टेंट बात है भाई। कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये किससे मिलकर बनी होती है? किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज। किससे मिलकर बनी होती है भाई? ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अच्छा, तीसरी बात अपन ने जानी। चौथी बात, ये क्या करती है? पादपों को आकार प्रदान करती है। अब हम अन्य कोशिका भित्तियों के बारे में जानेंगे। किस किस की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नोट डालना आप। किसकी कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? है ना भाई? कोशिका भित्ति के बारे में जानना है तो क्यों ना अपन सभी कोशिका भित्तियों के बारे में जाने। नोट डालना आप, नोट। जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं और आपके सामने, अगर आपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे आप सब लोग, तो आपके सामने देखने को मिली होगी। लेकिन हम उनसे भी अतिरिक्त, जो कि भविष्य में बनने वाली एग्जामों में बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो उनके बारे में अपन बताएंगे। कौन कौन सी कोशिका अन्य भित्तियाँ होती हैं? अन्य कोशिका भित्तियाँ, अन्य, ब्लैक से लिख लेते हैं क्योंकि मिटाने में समस्या नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण, नोट डाल के भाई, महत्वपूर्ण कोशिका भित्तियाँ, कोशिका भित्तियाँ, अन्य कोशिका भित्तियाँ। अब लिखो, है ना भाई? लिखाते हैं अपन। कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है भाई? कवकों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? स्टार लगाना भाई। दूसरी बात, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किससे बनती है भाई? अच्छा, शैवालों की कोशिका भित्ति किससे मिलती है? शैवालों की कोशिका, शैवालों की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? अच्छा, इसके बाद में हम जानेंगे कि जीवों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। अपन ने लिखा भी था ना, फिर भी लिख लेते। जीवों की, एक जगह रहेगा कंटेंट तो अच्छी रहेगा, अच्छा लगा। जीवों की कोशिका, शॉर्ट में लिखेंगे भाई अब। कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है ना? और इतने लिखते हैं अपन। कितने लिखें? कि कवकों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? ये बनी होती है भाई काइटिन की। किससे मिलकर बनी होती है? ग्रीन का यूज कर लेते हैं जो आपको अच्छे से दिखे। कवकों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन की। किससे? काइटिन से। दोस्तों, अगर अशुद्ध लिखा जाए तो समझना आप, है ना? अशुद्धि पे ध्यान मत देना क्योंकि समझना अपना जरूरी है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेंस, पेप्टाइडोग्लाइकेंस
ग्लाइकेंस, पेप्टाइडोग्लाइकेंस। अच्छा, शैवालों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है भाई? आप में से कोई बताएगा शैवालों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है भाई? शैवालों की कोशिका भित्ति ग्लैक्टोस, ग्लैक्टोस, ग्लैक्टोस से या मेनोज से, मेनोज, ग्लैक्टोज या मेनोज से बनकर मिलकर बनी होती है। इससे ग्लैक्टॉन्स, ग्लैक्टॉन्स या मेनोज से मिलकर बनी होती है। जीवों की कोशिका भित्ति के बारे में अपन ने जाना था, किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। किससे? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है भाई। किससे मिलकर बनी होती है? जैसे एक और लिख लेते हैं अपन, एक दो बातें और लिखते हैं। अंडों का कवच, अंडों का कवच किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। इसको बोलते हैं CaCO3। क्या बोलते हैं? CaCO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और हम जानेंगे, क्या जानेंगे? जो अपनी जीवों की कोशिका झिल्ली होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? जीवों की कोशिका झिल्ली, जीवों की कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है? विपरीत मत कर देना भाई, गलत कहीं गड़बड़ा जाएगा सोना। कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है? फास्फोलिपिड्स एवं प्रोटीन से। किससे मिलकर भाई? प्रोटीन से। अब देखो, रिवीजन की बात करें, कवकों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से। किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से। मिटाते भी जाते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लेना चाहो तो ना, अच्छी बात है। कवकों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से। किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है भाई? पेप्टाइडोग्लाइकेंस, पेप्टाइडोग्लाइकेंस। किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेंस। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? ग्लैक्टॉन्स, ग्लैक्टॉन्स या मेनोज, ग्लैक्टॉन्स या मेनोज। जीवों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज। किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज। अंडों का कवच किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। किससे मिलकर बना होता है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट। जीवों की कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है भाई? फास्फोलिपिड्स एवं प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स एवं प्रोटीन्स। अब अपन जानते हैं एक लास्ट वाला टॉपिक जो आज की क्लास के लिए अंतिम टॉपिक है अपना, कोशिका झिल्ली। क्या जानी? कोशिका झिल्ली, जो आज की क्लास का अपना लास्ट टॉपिक रहेगा, कोशिका झिल्ली। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं शेल, शेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। और इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। और इसको बोलते हैं चयनात्मक झिल्ली। कोष्टक में लिखना भाई, इसके बहुत नाम है। चयनात्मक झिल्ली, है ना भाई? अब देखो इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है भाई? इसको चयनात्मक झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पदार्थों का चयन करती है। यह किस में पाई जाती है? पहली बात तो जंतु तथा पादपों दोनों में पाई जाती है। जंतु तथा पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है, कोशिकाओं में उपस्थित होती है ना भाई? यह किससे मिलकर बनी होती है? ये भी जानना जरूरी है। पिछले में जाना था, अपने लिखा भी था, लेकिन फिर दोबारा इसके साथ लिखते हैं। ये किससे मिलकर बनी होती है? फास्फोलिपिड्स, लिपिड्स एवं प्रोटीन से। किससे मिलकर बनी होती है? फास्फोलिपिड्स तथा प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। अच्छा,
इसको चयनात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पदार्थों को, क्योंकि यह आवश्यक तथा अनावश्यक पदार्थों का चयन करती है। यानी कि जो शरीर के लिए आवश्यक हैं या नहीं है उन पदार्थों का चयन करती है, इसलिए इसको चयनात्मक झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चयनात्मक झिल्ली बोलते हैं। यह दोनों ही कोशिकाओं में पाई जाती है। यह दोनों ही कोशिकाओं में मौजूद होती है। क्या होती है? यह दोनों ही कोशिकाओं में मौजूद होती है। यह जंतु कोशिका का आकार निश्चित करती है। यह जंतु कोशिका का आकार निश्चित करती है। आप समझो थोड़ी देर के लिए क्या है चयनात्मक झिल्ली। जैसे इसको क्या समझो आप थोड़ी देर के लिए, रूम मालिक समझो। क्या है? रूम मालिक है। रूम मालिक है। क्या है? रूम मालिक। तो सबसे पहले ये क्या करता है? अपनी क्या लेता है? फोटो लेता है। और अपने जो रिलेशनशिप में जो अपने फैमिली मेंबर हैं, भाई हुआ, बहन हुई, मम्मी हुई, पापा हुई, इनकी क्या लेता है? फोटो लेता है। तो फिर ये देखता है कि दूसरा कोई आ तो नहीं रहा है इसके पास इनके अलावा। तो ये क्या है? रूम मालिक चयन करता है। जो भी अपना यानी परिवार का सदस्य होगा उसको आने देगा और दूसरे को नहीं आने देगा। जैसे आप समझो रूम पर रहते हो और दूसरे अनजान किसी व्यक्ति को लेकर आ रहे हो रूम पर, तो वो बोलेगा कि ये तो आपकी फैमिली का ही नहीं है, ये अनावश्यक है भाई। ये क्या है? अनावश्यक है, इसको लाना वर्जित है। तो ये क्या करता है? चयन करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? चयनात्मक झिल्ली। मतलब ये पदार्थों का चयन करता है कि कौन आवश्यक है शरीर के लिए और कौन अनावश्यक है। तो ये क्या है? चयनात्मक झिल्ली है। जो ये क्या करता है? जंतु का आकार निश्चित करती है। जंतु तथा पादप कोशिका दोनों में पाई जाती हैं। फास्फोलिपिड्स एवं प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, क्योंकि यह आवश्यक तथा अनावश्यक पदार्थों का चयन करती है। यह दोनों कोशिका में मौजूद होती है। यह जंतु कोशिका या का आकार निश्चित करती है। इतना अपन ने जान लिया। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं दोस्तों। क्या है? आज के लिए अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं, है ना? तो दोस्तों, आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, है ना? और आप है ना साथ के साथ में नोट्स बनाने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे है ना विज्ञान के सभी टॉपिक कराऊंगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। और एक नंबर आपको ऐसे नोट्स तैयार करवा देंगे कि आपको कहीं भी किसी के भी नोट्स उठाने की देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत सा कंटेंट लिया है। तो कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी। धन्यवाद।